प्राचीन भारतीय इतिहास ऐसा लगता है जैसे परियों की कहानी और रहस्य के बीच का आधा रास्ता हो। एक तरफ आपके पास ऐसे किस्से हैं जहां राजकुमार जंगल में जाकर ज्ञान की खोज करते हैं और युद्धरत सम्राट अपराध बोध में विजय से तौबा कर शांति के प्रतीक बन जाते हैं, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी ब्रह्मांड रचना महज शब्दों से ही साकार हो जाती है। एक कांस्य युग की सभ्यता जो बाकी दुनिया से लगभग 1000 साल आगे थी, अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गुम हो जाती है। बाकी का भारतीय इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। यह इतना बड़ा और विविध है, जैसे एक जिक्सॉ पजल की तरह हर टुकड़ा एक बड़े समग्र चित्र में फिट हो जाता है, और इस बड़े चित्र के आउटलाइंस हमें सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं की झलकियों में ही दिखने लगते हैं। तो आइए समय को पीछे ले चलते हैं और देखते हैं कि भारत की शुरुआत कहां से हुई। सो लेट्स रिवाइंड द हिस्ट्री। हमारी सबसे शुरुआती भारतीय सभ्यता का सबूत मिलता है सिंधु घाटी के किनारे बसे हुए कुछ गांवों में लगभग 2000 से 3000 ईसा पूर्व। कांस्य युग की सभ्यताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सबसे कमाल की थी। बाढ़ के मैदान उपजाऊ और निर्माण के लिए आसान थे, तो यहाँ की सभ्यता ने ऐसी अद्भुत शहरी व्यवस्था विकसित की जिसे देखकर दिमाग चकरा जाए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर, जिन्हें 1800 और 1900 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने खोजा था, में मानकीकृत ईंटें, ग्रिड पैटर्न के आधार पर निर्मित सड़कें, शहर को ठंडा करने के लिए हवादार डिजाइन, सीवेज सिस्टम और विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिले हैं। गीजा के पिरामिड बनने के सैकड़ों साल पहले भारत के पास ऐसी शहरी योजना थी जो यूनानी और रोमन सभ्यताओं से लगभग 2000 साल आगे थी। और निर्माण की गुणवत्ता से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग इस व्यवस्था को वर्षों से रिफाइन कर रहे थे। जब कांस्य युग की बाकी सभ्यताएं मंदिरों और महलों पर पैसे बहा रही थीं, सिंधु घाटी ने सार्वजनिक सुविधाओं और जोनिंग कानूनों का विकास कर लिया था। और यह कोई बंधी हुई सभ्यता भी नहीं थी। मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार नेटवर्क इतना तेज था कि वे अरब सागर से मछली आयात कर सकते थे। साथ ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर पास पास नहीं थे, लेकिन उनकी समानताएं यह दर्शाती हैं कि यहाँ एक प्रकार की केंद्रीय सरकार थी। लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते क्योंकि हम उनकी लिखावट को पढ़ नहीं सकते। और सबसे अजीब बात यह है कि हमें वहाँ से लगभग कोई हथियार नहीं मिले। जितना हम समझते हैं ये लोग पूरी तरह शांति प्रिय थे, लेकिन यही तो कांस्य युग का असली रूप है। हर चीज उलझी हुई, समय से परे और लगभग लवक्राफ्टियन से लगती है, और यह सब उतनी ही अजीब तरह से गायब हो जाता है जितना अचानक यह उभरा था। तो 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच किसी समय सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। इसके खत्म होने के कारणों को लेकर केवल अटकलें ही हैं। सबसे संभावित कारण यह है कि मिट्टी ने अपनी उपज क्षमता खो दी, या फिर भूकंप की वजह से नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और कई सहायक नदियां सूख गईं। जो भी हो, ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी के लोग प्रायद्वीप के अंदरूनी हिस्सों की ओर चले गए और दक्षिण में बस गए। इसलिए घाटी के खंडहर तब तक छिपे रहे जब तक कि 1800 के दशक में ब्रिटिश नहीं आए और उन्होंने रेलवे परियोजना के लिए पत्थरों को गिट्टी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सदियों में मध्य एशिया से इंडो आर्यन लोगों का माइग्रेशन हुआ। आर्य लोग महान निर्माता नहीं थे, बल्कि कहानीकार थे। उन्हें उनके पवित्र ग्रंथों वेदों के नाम पर वैदिक लोग भी कहा जाता है। वेद कहानियों का ऐसा संग्रह है जिसमें ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से लेकर उनके दैनिक जीवन तक के सभी पहलुओं का वर्णन मिलता है। और ये कहानियां इतनी सटीक थीं कि इन्हें एक एक अक्षर तक पूरी तरह याद किया गया और बार बार दोहराया गया। इन पवित्र भजनों ने हिंदू धर्म की नींव रखी, न केवल एक धर्म के रूप में बल्कि व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में। हिंदू धर्म का इतिहास अनोखा है क्योंकि यह प्राचीन मूल से लेकर आधुनिक प्रथाओं तक की निरंतरता को दर्शाता है। यह बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन साथ ही यह बेहद जटिल और विस्तृत भी है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक परंपरा के अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है जाति व्यवस्था। जब आर्य लोग भारत के मूल निवासी आदिवासी लोगों के संपर्क में आए तो उन्होंने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सख्त सामाजिक व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में आर्य सबसे ऊपर थे और बाकी सभी उनसे नीचे। यह कहानी हमने कई बार इतिहास में देखी है, लेकिन जैसे जैसे आर्य और आदिवासी सदियों में एक दूसरे में घुल मिल गए, यह व्यवस्था जातीय समूहों के बजाय पेशे के आधार पर वर्गीकृत हो गई। सबसे ऊपर ब्राह्मण पुजारी थे, फिर क्षत्रिय शासक और योद्धा, उसके बाद वैश्य व्यापारी और किसान, शूद्र श्रमिक और सबसे नीचे अस्पृश्य अछूत, जो पूरी तरह से समाज से बहिष्कृत थे। जाति व्यवस्था की सबसे बुरी बात यह है कि यह वर्ग के आधार पर होने के कारण यह जिस भी शक्ति के हाथों में था उसने इसे अपने अनुसार ढाल लिया। यही वजह है कि यह व्यवस्था 3000 सालों से भारतीय समाज को व्यवस्थित रूप से शोषित करती आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक परंपरा के विकास के साथ पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में एक नई फिलोसॉफिकल सोच का उदय हुआ। इसे उपनिषदों के माध्यम से जाना गया। उपनिषद संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पास बैठना। जैसे एक छात्र अपने गुरु के पास बैठकर दर्शन की शिक्षा प्राप्त करता है, कन्फ्यूशियस की एनालेक्स या ताओ ते चिंग की तरह उपनिषद भी छोटी छोटी शिक्षाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रारंभिक उपनिषद
4 वेदों के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में कई उपनिषदों को जोड़ा गया। तो जहाँ वेद भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं का आधार बनाते हैं, उपनिषद भारतीय दर्शन का केंद्र है। यहाँ हमें पुनर्जन्म के चक्र, हमारे कर्तव्यों, हमारे कर्मों के परिणाम और ब्रह्मांड में हमारे आत्म की स्थिति जैसे विषयों का पहला उल्लेख मिलता है। और सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल मिस्ट्री ये है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा वास्तव में उसी तत्व से बनी है जिससे ब्रह्मांडीय सत्य ब्रह्म बना है। और जब हमें यह एहसास होता है तो हमारी आत्मा ब्रह्म की ओर लौटती है, जैसे एक पानी की बूंद समुद्र में वापस मिल जाती है। यह बहुत ही गहराई से भरा हुआ ज्ञान है और दुनिया भर के फिलोसोफर्स ने उपनिषदों की ईमानदारी और उनके ज्ञान की गहराई की सराहना की है। अब तक हमने धर्म और दर्शन की बात कर ली है, लेकिन हमें भारतीय महाकाव्यों के बारे में भी बात करनी होगी। रामायण और महाभारत, इलियड और ओडिसी की तरह ये दोनों भारतीय महाकाव्य इतिहास और पौराणिक कथाओं का ऐसा मिश्रण है जो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन प्राचीन दुनिया के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यह एक अलग दृष्टिकोण है। इन कहानियों में सच्चाई तथ्यों और तारीखों में नहीं है, बल्कि उनके दिव्य तत्व मानव दार्शनिक सत्यों को प्रकट करने में मदद करते हैं। अगर किताबें नदियां हैं, तो महाभारत एक विशाल समुद्र है। यह कहानी एक बड़े सक्सेशन क्राइसिस और उसके बाद 14वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास एक बड़े युद्ध की है, और यह शुरुआत से अंत तक देवी देवताओं से भरी हुई है। लेकिन इस महाकाव्य का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है भगवद गीता, जो नायक अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, धर्म, कर्म और योग के महत्व के बारे में उपदेश दिया। गीता का संदेश यह है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद के। इसमें आत्मा, योग, भक्ति और ज्ञान का महत्व बताया गया है, और यह जीवन में संतुलन बनाए रखने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हम सब जीवन में कई बार सही काम करने के लिए संघर्ष जरूर करेंगे। तो हमने वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों की बात कर ली। यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति का कितना बड़ा हिस्सा इन मूल ग्रंथों से आता है। सच कहूँ तो जब मैंने इस पर शोध करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं एक हिस्टोरिकल वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने सिर्फ एक बड़ी किताब की रिपोर्ट बनाई है। खैर, जो भी सोर्स मिले उन्हीं का उपयोग करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश हमारे पास इस प्राचीन साहित्य का भरपूर भंडार है, लेकिन अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों की भारी कमी है। अब 600 से 300 ईसा पूर्व की ओर बढ़ते हैं। इस काल में हमारे पास प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक और लिखित प्रमाण उपलब्ध है। उत्तर पूर्व भारत में इस समय स्वतंत्र राज्यों और छोटे छोटे राज्यों, महाजनपदों का एक ढीला ढाला संघ देखने को मिलता है। इन महाजनपदों में हमें बड़े शहर, सघन किलेबंदी, नई प्रकार की कविता, धातु कर्म और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मी लिपि का विकास देखने को मिलता है। यह दौर बेहद प्रतिस्पर्धा और अंतर्राज्यीय व्यापार का समय था। हालांकि इस समय का बहुत विस्तार से विवरण नहीं है, लेकिन अगर आप इतिहास में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों के समूहों की कहानी देखें, जैसे प्राचीन यूनान और इटली या माया और चीनी राज्यों का युद्ध काल, तो यह समझना आसान है कि यह भी कुछ उसी तरह का समय रहा होगा। अब इस राजनीतिक माहौल से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है एक भारतीय राजकुमार की, सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जिन्हें उनके माता पिता ने महल के भीतर रखा। उनका जीवन सिर्फ सुख, स्वास्थ्य और आनंद तक सीमित था, लेकिन एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। बाहर जाकर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी पूरी दुनिया को हिला गया। उन्होंने बीमार, बूढ़े और मरते हुए लोगों को देखा। मानवता के दुखों और अपनी मृत्यु के बारे में इस भयावह सच्चाई को देखकर वह स्तब्ध रह गए। इस अद्भुत अनुभव से परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपना महल, अपनी दौलत और अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी। वह जंगल में जाकर साधना करने लगे। वह ठान चुके थे कि या तो वह इस संसार के दुखों का अंत खोजेंगे या वहीं जंगल में मर जाएंगे। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने इस समस्या का समाधान पा लिया और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त किया। अब सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के नाम से जाना गया। उन्होंने महसूस किया कि आदर्श जीवन भोग और त्याग के बीच का एक मध्यम मार्ग है, जहाँ सभी बाहरी दुखों को केवल आत्मनियंत्रण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। और इसी के साथ 8 मार्गीय पथ के साथ एक नए धर्म का जन्म हुआ। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हमें कुछ युद्धों के बारे में बात करनी होगी। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत के पश्चिमी हिस्से में आने का प्रयास किया और सिंधु नदी के पार पहुंचने में असफल रहे, तो यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनके लौटने के बाद एक निर्वासित क्षत्रिय राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अराजकता का फायदा उठाया। उन्होंने उत्तर भारत में विजय अभियान शुरू किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। भारत का पहला बड़ा, पूरी तरह केंद्रीकृत साम्राज्य। नए साम्राज्य ने यूनानी, हेलेनिस्टिक राज्यों और चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। साम्राज्य के भीतर भी उन्होंने बुनियादी ढांचे का बड़ा निर्माण कराया। चंद्रगुप्त एक बेहद कुशल शासक थे। उन्होंने 2 दशकों तक शासन किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता के साथ रहने दिया। उन्होंने जीवन के अंत में अपने सिंहासन को त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या करते हुए प्राण त्याग दिए। उनके बेटे का शासन औसत दर्जे का रहा और उसके बाद कुछ समय के लिए साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। लेकिन फिर उनकी गद्दी पर आए उनके पोते अशोक, इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन संभाला। उन्होंने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में
कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध बेहद भीषण था। दोनों पक्षों के लाखों लोग मारे गए। जब अशोक को इस खून खराबे की खबर मिली तो उन्हें अत्यधिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में एक सार्वजनिक माफी जारी की और युद्ध को पूरी तरह त्याग दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने शेष जीवन में शांति और समृद्धि के लिए काम किया। उन्होंने व्यापार संबंध बनाए, अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया और अन्य धर्मों के प्रति बहुत सहिष्णुता दिखाई। उन्होंने अपने खुद के आंतरिक शांति के सफर के बारे में बड़े पैमाने पर लिखा। इतिहास में ऐसा बड़ा बदलाव शायद ही कभी देखा गया हो। एक सम्राट जो युद्ध और विजय का प्रतीक था, अचानक शांति और करुणा का प्रतीक बन गया। दुर्भाग्य से अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी इतने कुशल नहीं थे। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और 180 ईसा पूर्व में सम्राट बृहद्रथ की हत्या के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। और यही थी प्राचीन भारत की कहानी, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अशोक महान तक। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक यह लगता है कि इतनी प्राचीन अवस्था में भी भारत ने कितनी विशाल साहित्यिक धरोहर विकसित की। यह न केवल विविधता से भरी हुई है बल्कि एक मजबूत और समेकित नींव भी है। और अब 3000 साल बाद भी यह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन 3000 सालों का यह सिर्फ पहला अध्याय है। भारत के इतिहास का अगला चरण एक और वीडियो की कहानी होगी। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को बनाना बहुत मजेदार था क्योंकि मुझे इतिहास के साथ फिलॉसफी और धर्म पर भी चर्चा करने का मौका मिला। अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य की वीडियो में इसी तरह के सांस्कृतिक संदर्भ पर बात करूं तो कृपया नीचे कमेंट में बताएं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।